वाद संवाद। एफएम गोल्ड के श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कालाधन रोकने में नकदी रहित लेन देन की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार मनोज गैरोला और उर्मी गोस्वामी। नवंबर के 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने 500,000 रुपए के नोट वापस लेने की बात की और उन्होंने विमुद्रीकरण का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने दो चीजें कही। एक तो हमारे इकोनॉमी में इतना काला धन है, उसको टैकल करने के लिए स्टेप लिया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि हमें कैशलेस सोसाइटी के ओर जाना चाहिए। मनोज जी, पहला सवाल ये है कि काला धन क्या है? देखिए, काला धन कोई भी वो धन है जिसने इनकम को अर्न किया है, उसने सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया और उस पे किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन चांदनी चौक में बैठा है और उसने 1 करोड़ रुपए की इनकम की है और वो उसने सरकार से छुपाई है, कायदे के तौर पे उसमें से 30 लाख उसको इनकम टैक्स देना चाहिए। लेकिन अगर उसने वो इनकम टैक्स नहीं दिया तो वो सारी की सारी इनकम काला धन के रूप में सामने आएगी। जनरली क्या करते हैं लोग, या तो काले धन को कैश के तरीके से ही अपनी शॉप में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, या फिर इसके बदले वो अपना सोना या जमीन खरीदते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ काला धन गोल्ड की फॉर्म में होता है या फिर जमीन के रूप में होता है। मतलब जिस पैसा का कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पैसा को आप काला धन। बेसिकली वही है जो कि हमने सरकार को घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, बहुत सारे दूसरे विशेषज्ञों का ये कहना है कि कैशलेस अगर हमारे ट्रांजैक्शंस हों तब ये काला धन बनने का संभावना कम है। इसका क्या मतलब है कि हम इस ओर जा रहे हैं कि ताकि हर जो रुपया हो उसका अकाउंटिंग हो, उसको सरकार को मालूम हो। मतलब अगर मेरे को 1 रुपया की आमदनी हुई वो मैं घोषित करूं। एकदम कैशलेस तो हो नहीं सकता ना। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, एकदम कैशलेस हो नहीं सकता। लेकिन इंडिया में आज की डेट में स्थिति ये है कि इंडिया में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में ही होते हैं। जो बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको छोड़ के बाकी बिजनेस जितना भी होता है सारा कैश में होता है, और आपकी जो डे टू डे लाइफ में डीलिंग है वो भी कैश में ही होती है। तो सरकार का ये एम है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो खास तौर पे बिजनेसेस में या बड़े डीलिंग्स में होते हैं, कम से कम सबसे पहले वो खत्म और धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट नीचे तक आए। और जहां तक कैशलेस की बात है तो पूरी तरह कैशलेस सोसाइटी तो पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। अगर आप देखें तो यूरोप में, अमेरिका में आज की डेट में बैंक ब्रांचेस तक बंद हो रही हैं और कैश धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी से कम होता जा रहा है। कई सारे कंट्रीज हैं यूरोप में जहां की कैश बिल्कुल ही मिनिमम हो गया है। आपके डे टू डे लाइफ में किसी को कैश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे काफी स्टडीज हैं उसमें दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के कैश ट्रांजैक्शन 85% के लगभग होता है, और दूसरे साइड ये भी बोल रहे हैं कि 20 to 25% जो हमारा टोटल इकोनॉमी का साइज है वो अनअकाउंटेड मनी से होता है। आप जैसे बोल रहे थे कि बड़े इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो छोटे बिजनेसेस हैं या हमारे रोजमर्रा की जो जरूरतें पूरी करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारा कैश में होता है। बिजनेस को तो आप भिन्न तरीके से बाद में ले आ सकते हैं, पर ये जो रोजमर्रा की ये होती है, आप जब रेडी वाले से सब्जी खरीदते हैं या मंडी में जाके सब्जी खरीदते हैं तो वहां कैसे आप कर सकते हैं कैशलेस? अगर आप देखेंगे तो केन्या में 85% जो टोटल पैसा है वो सारा का सारा मोबाइल फोन के थ्रू फ्लो करता है। 85% ऑफ द जीडीपी ऑफ केन्या। उसमें क्या होता है कि उन लोगों ने एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। अगर आप एक सब्जी वाले के पास गए, रेडी वाले के पास, और उसको 10 रुपए जैसा छोटा पेमेंट करना है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। आपके फोन का आपके अकाउंट के साथ लिंक है। अकाउंट भी जनरली फोन के ही अंदर होता है। वो जो कंपनी होती है फोन कंपनी के साथ ही अकाउंट होता है, और आप सीधा उसको एक क्लिक में जो शॉपकीपर है उसके फोन में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको एसएमएस आ जाता है उसी समय कि ठीक है आपने 10 पैसे ट्रांसफर कर दिए, और वो आपको सब्जी उसके बदले देता है। तो ये चीज कोई मुश्किल नहीं है। जब कीनिया जैसा एक कंपेरेटिवली अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो भी अगर ये काम कर सकता है तो ये काम इंडिया भी कर सकता है। एक चीज तो ये है जो मनी वॉलेट। हाँ, मनी वॉलेट है। जो भी चीज डिजिटली ट्रांसफर होगी उसका रिकॉर्ड हमेशा गवर्नमेंट के पास रहता है और वो पैसे को हम कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो काला धन अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज के रिकॉर्ड है। हर चीज का रिकॉर्ड है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है, उसको चेन ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसमें आपका एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया वो ट्रांजैक्शन मिटता ही नहीं है।
और वो सारा का सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आज की डेट में भी हमारी जो 22% आबादी है, 20 से 22%, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। उसके बाद जिनके पास बैंक अकाउंट है उनमें भी बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का है जिनके की बैंक अकाउंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको जीरो अकाउंट बोलते हैं हम लोग। मैं आपको एक छोटा सा फिगर दूंगा। 3 करोड़ के करीब क्रेडिट कार्ड हैं और अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बोला कि हमारे यहाँ 80 करोड़ डेबिट कार्ड है। लेकिन जो पॉस मशीन होती है जहाँ क्रेडिट कार्ड चलता है और डेबिट कार्ड चलता है वो सिर्फ 10 लाख है। 120 करोड़ की आबादी के देश में सिर्फ 10 लाख पॉस मशीन है जहाँ की ये एक्सेप्ट होता है। और ये जो 10 लाख मशीन है सारी की सारी 8 बड़े शहरों तक केंद्रित हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी उसको एक आम शॉपकीपर के यहाँ डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक चीज तो ये हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका सिर्फ यही हो सकता है कि जब हम मोबाइल फोन को अपना हर रोज के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करें। ये वही बात है जो हमारे जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही इस बात के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो अब मोबाइल से हमारा पेमेंट कैसे होगा? मोबाइल में एक तो जो वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू हमारा पेमेंट हो सकता है। कई सारे वॉलेट हैं जैसे ऑक्सीजन है, मोबीक्विक है, पेटीएम है, ये सारे के सारे वॉलेट हैं। लेकिन इनका इकोसिस्टम अभी भी उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। अगर आपके पास ऑक्सीजन या पेटीएम वॉलेट है और आप किसी सब्जी वाले के पास जाके बोलें कि ठीक है जी हम अपने वॉलेट से पेमेंट करेंगे, तो वो लेगा नहीं, क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन मर्चेंट को इस सिस्टम में लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी तक तो वैसे भी मुश्किल था, क्योंकि जो मर्चेंट होते थे वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते थे। अगर वो डिस्क्लोज करते तो उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। अब हो सकता है कि जब से ये नोट हटाए हैं इन्होंने 500 और 1000 रुपए के, और ये थोड़े अभी जो 2 से 4 महीने की जो तकलीफ है, तो इस बीच काफी सारे लोग इस पे आ जाएं। तीसरी एक और चीज आरबीआई लेकर आए थे अभी 2-3 महीने पहले, वो था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो बहुत ही बढ़िया चीज है। उसमें जो रिस्क फैक्टर है बहुत ही कम है। ये क्या है? मेरे फोन जैसे कोई एक फोन है, उस फोन को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। आपने अपने बैंक अकाउंट से फोन के अंदर एक वॉलेट है जो भी है, उसमें आपने मनी ट्रांसफर करा, फिर मेरे को वो आपको मनी ट्रांसफर करना है, तो मेरे को आपको बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना, वो मैं सिंपली आपके फोन नंबर पे कर दूंगा। मेरे लिए मैं अपने फोन नंबर से आपके फोन नंबर पे कर रहा हूं और वो वहां पीछे से आपके बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें डिजिटल फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत कम है। ये इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इकोसिस्टम डेवलप करना होता है, जहां की हर कोई स्टेक होल्डर है, चाहे वो एक ग्राहक है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है और चाहे वो मर्चेंट है, तीनों को हमें उस इकोसिस्टम में लेके आना है और तीनों को उस इकोसिस्टम में आने का कोई ना कोई फायदा नजर आना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अभी बात कर रहे थे इस इकोसिस्टम की, और जैसे ग्राहक या मर्चेंट प्रोफेशनल सबको आना चाहिए। आप एक कारण तो बोल रहे थे क्योंकि अभी तक इतना कैश में होता था, और ऐसे जो सिस्टम्स आपने अभी जो बताया उसमें तो फुटप्रिंट रहता है। एक तो ट्रांजैक्शन मतलब रजिस्टर हो जाता है, तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ये खरीदा या मैंने इसका बेचा और ये हुआ ही नहीं, ऐसा काम हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे थे। पर ये जो अभी 500 और 1000 रुपए का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे कितना पुश मिलेगा इसको, इस नए सिस्टम को? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि डिजिटल पेमेंट का जो सिलसिला है वो इसके बाद ही शुरू होगा। अभी तक तो ये सारी की सारी बातें थी, लेकिन इसके लिए एक बोल्ड स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने लिया है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उनका है कि भाई इतना % काले धन आ गया, उसका यह है कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा, और डिजिटल पेमेंट का जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो आने वाले टाइम पे काला धन ऑटोमेटिकली कम होगा। लोगों को आशंका है कि इससे एक्चुअली काम होता है या नहीं, और जैसे आप बोल रहे हैं इकोसिस्टम भी नहीं है, वो माइंडसेट भी नहीं है, ये सब है। महीना भर जो अभी भी टाइम है जहां थोड़ा और कष्ट करना पड़ेगा। इस समय में क्या कर सकते हैं हम लोग? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैशलेस सोसाइटी होने के लिए, वो तो थोड़ा लंबा सिलसिला रहा, पर अभी जो पहले एक आध कदम जो हमें लेने हैं, जो हमारे हैबिट्स चेंज होने, उसके लिए हम क्या करते हैं? मतलब शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म मेजर तो ये है कि भारत सरकार को, अगर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं काफी ज्यादा, मैंने आज देखा था ऐड, ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का था। तो भारत सरकार को लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ऐसे टाइम पे आप कैसे अपने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारत सरकार ने एक रुपे कार्ड को निकाला था, डेबिट कार्ड, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस रुपे कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए पॉस मशीन ही नहीं है। भारत सरकार को बैंक्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो पॉस मशीन को ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स को दे। आज की डेट में अगर किसी मर्चेंट को पॉस मशीन चाहिए तो बैंक कहता है कि नहीं, वो तभी मिलेगी जब आप 25,000 रुपए हमारे यहाँ जमा करेंगे। और प्लस उसके जो पेमेंट के जो चार्जेस होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड में एक बार स्वाइप करते हैं तो उस मर्चेंट को 1% या 1.5% आपको ये जो पेमेंट गेटवे कंपनी है उसको देना होता है। तो सरकार को सबसे पहले तो वो मिनिमाइज करके फ्री करना चाहिए उसे, या बिल्कुल ही मिनिमम करना चाहिए उसको, 0.01% टाइप, अगर मास स्केल में बढ़ाना है। और बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जो अभी जो डिपॉजिट ज्यादा चार्ज करते हैं वो ज्यादा चार्ज ना करें, और ये काफी आसान रहे देना। उसका केवाईसी नॉर्म भी इतना ज्यादा टफ होता है कि जो ऑर्डिनरी बैंक के उससे काफी ज्यादा मुश्किल है। तो एक तो सबसे बड़ा कदम यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा जगहों में ये चीज एक्सेप्ट हो, कैशलेस जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो। ये तो हो गई बात शहरों की। अब बात रही गांव की। गांव में ये चीज में आने में टाइम लगेगा। तो गांव में क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि कोई भी जब आप ट्रांजैक्शन कैशलेस करते हैं तो उसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता रहती है। अगर आप मोबाइल से भी पेमेंट करेंगे या आप डिजिटली किसी भी तरीके का पेमेंट करेंगे तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी मतलब टेलीफोन लाइन की कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी। आज की डेट में विलेजेस में या रूरल एरिया में वो कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, जिसपे फॉर्चुनेटली कोई ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाई, जैसे कि जनधन अकाउंट में तो प्रोग्रेस काफी अच्छी हुई, लेकिन अगर डिजिटल इंडिया में भी उसी तरीके से प्रोग्रेस होती जैसे जनधन में हुई है तो डिजिटल पेमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती। तो रिमोट एरिया में भी जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते। ये तो हो गई कैशलेस, और आपके बातों से मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा सिलसिला है। पर पहला स्टेप तो ये तो हो सकता है कि जो पेमेंट्स हो वो बैंक में जाए, जैसे जनधन में उन्होंने किया आधार लिंक पेमेंट्स, पर वो जो आधार लिंक पेमेंट्स नहीं है वो भी बैंकों में जाए। उसके लिए हमें चाहिए कि पूरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि अभी भी लगभग 20 से 22% लोग बैंकों से जुड़े नहीं हैं, तो वहां क्या कर सकते हैं? और वो करना क्या अभी आसान होगा? क्योंकि आप दूसरा भी चीज बोल रहे थे, जैसे विदेशों में बैंक ब्रांचेस कम हो रही हैं और हम यहाँ ज्यादा लगाते ही जा रहे हैं। उसका क्या भूमिका रहेगा कैशलेस होने की तरफ? सबसे बड़ा इंटेंशन हमारा ये है जो बेहिसाब पैसा है उसकी भी जो रोल है हमारी इकोनॉमी में कम हो। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बैंक ब्रांचेस कम हो रही है बाहर। तो आज की डेट में आपको अगर एक बैंकिंग एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक छोटी सी मशीन चाहिए जिसमें कि आप कार्ड स्वाइप कर सकें, और आपको उस लैपटॉप की कनेक्टिविटी कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ होनी चाहिए। उसके ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर हम लोग आज भी 22% जो लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसका कारण ये है कि कई सारे टेरेन में जो बैंक जो नियरेस्ट ब्रांच है वो एक गांव से 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कनेक्टिविटी पहुंचा सकें डिजिटल इंडिया के माध्यम से किसी और चीज के थ्रू, और सिंपली एक बिल्कुल बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बैंकिंग की वो हम पूरी कर सकें। एक लैपटॉप रख लिया, डिवाइस एक रख लिया जिससे क्रेडिट कार्ड या जो भी एक्सेप्ट हो सके और उसको हम पेमेंट कर सकें, तो काफी सारे लोग और बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। ना कि सिर्फ आएंगे, उसको इस्तेमाल भी करेंगे। आज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि किसी को बैंक का इस्तेमाल करने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना है, वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही उसको अपने गांव में अवेलेबल है तो वो पूरे बैंकिंग के जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इस नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, इस इकोसिस्टम को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होने वाला। ये तो पहला कदम है, बहुत बोल्ड कदम है, लेकिन यही कदम है जो कि आगे सक्सेस को तय करेगा। तो मनोज जी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर जाना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? सिर्फ हमें नागरिक होने के हिसाब से कि हम जहां हम कैश इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां ना करें, और दूसरा सरकार को भी क्या करना चाहिए? हमारे जो सुनने वाले हैं मेरे ख्याल से अब थोड़ा आश्वस्त रहेंगे कि काम लंबा है पर इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। अभी आप कालाधन रोकने में नकदी रहित लेनदेन की भूमिका पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे पत्रकार मनोज गैरोला और उर्मी गोस्वामी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।
अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम एक और मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।